चंपारण की धरती पर सुबह धीरे धीरे उतरती थी, जैसे कोई थका हुआ दिन रात के अंधेरे से निकलकर उजाले की ओर कदम बढ़ा रहा हो। दूर तक फैले खेतों पर हल्की धुंध तैरती रहती, मिट्टी की गंध हवा में घुली होती, और उस शांत दृश्य को देखकर किसी अनजान व्यक्ति को लग सकता था कि यहां जीवन बिल्कुल सामान्य है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना ना भूले दोस्तों। पर इस शांति के भीतर एक गहरा दर्द छिपा हुआ था, ऐसा दर्द जिसे शब्दों में कहना आसान नहीं था। यह दर्द भूख का भी था, अपमान का भी, और सबसे बढ़कर मजबूरी का था। खेत किसानों के थे, पर उन खेतों पर उनका अधिकार पूरा नहीं था। वे बीज बोते थे, मेहनत करते थे, पसीना बहाते थे, लेकिन फसल उनके मन की नहीं होती थी। अंग्रेज नील की खेती करवाते थे। ये खेती किसान की जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेजों के मुनाफे के लिए होती थी। किसान चाहते थे कि वे गेहूं, धान या दाल उगाएं, ताकि उनके घरों में अन्न भर सके, बच्चे भूखे न सोए और जीवन किसी तरह चलता रहे। लेकिन उनकी इच्छा का कोई मूल्य नहीं था। 3 कठिया प्रथा ने उनकी स्वतंत्रता छीन ली थी। अपनी ही जमीन के एक हिस्से में उन्हें जबरदस्ती नील बोना पड़ता था, ऐसी फसल जिससे मिट्टी कमजोर होती थी और बदले में मिलने वाला पैसा इतना कम होता था कि कर्ज और बढ़ जाता था। यदि कोई किसान विरोध करने की कोशिश करता तो उस पर जुर्माना लगाया जाता, उसे धमकाया जाता, कभी कभी पीटा भी जाता। डर धीरे धीरे उनकी आदत बन चुका था। गांवों की गलियों में चलते हुए ये डर महसूस किया जा सकता था। लोग धीरे बोलते थे, सावधानी से बात करते थे और अक्सर अपनी पीड़ा को भीतर ही दबाकर जीते थे। घरों के भीतर चूल्हा जलता जरूर था, पर कई बार उस पर पकने के लिए पर्याप्त अन्न नहीं होता था। माएं बच्चों को बहलाकर सुला देती, खुद भूखी रह जाती। बूढ़े किसान चुपचाप दीवार से टिककर बैठते और सोचते कि क्या यही जीवन है, जहां मेहनत का फल भी अपना नहीं होता। फिर भी मनुष्य पूरी तरह उम्मीद छोड़ नहीं पाता। रात के सन्नाटे में जब आसमान तारों से भर जाता और हवा थोड़ी ठंडी हो जाती, तब कुछ लोग धीमी आवाज में बातें करते। वे कहते कि अन्याय हमेशा नहीं चलता, कभी न कभी बदलाव आता है। ये विश्वास बहुत छोटा था, बहुत कमजोर भी, लेकिन वही उन्हें टूटने से बचाए रखता था। उम्मीद की यही छोटी लौ चंपारण के अंधेरे में टिमटिमाती रहती। इन्हीं किसानों के बीच एक ऐसा मन भी था जो केवल सहने के लिए तैयार नहीं था। वो भी बाकी लोगों की तरह साधारण जीवन जीता था, पर उसके भीतर बेचैनी थी, कुछ बदलने की, कुछ करने की। वो देखता था कि कैसे लोग धीरे धीरे हार मानते जा रहे हैं, कैसे डर इंसान की आवाज छीन लेता है। उसे ये स्वीकार नहीं था। उसे लगता था कि यदि दर्द है तो उसके खिलाफ खड़े होने की कोशिश भी होनी चाहिए। यही बेचैनी धीरे धीरे संकल्प में बदलने लगी। उस समय पूरे देश में भी एक हलचल सी थी। लोग अब केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि सम्मान के साथ जीने के बारे में सोचने लगे थे। कहीं धीमी धीमी आवाजें उठ रही थी, कहीं अन्याय के खिलाफ प्रश्न पूछे जा रहे थे। बदलाव अभी दूर था, पर उसकी आहट सुनाई देने लगी थी। चंपारण इस बड़े परिवर्तन से अभी बहुत दूर लगता था, पर इतिहास अक्सर वहीं से करवट लेता है जहां दर्द सबसे ज्यादा होता है। दिन गुजरते जाते, मौसम बदलते रहते, पर किसानों की स्थिति लगभग वैसी ही बनी रहती। बारिश होती तो मिट्टी भीगती, धूप निकलती तो खेत चमकते, पर जीवन की कठिनाई कम नहीं होती। कई बार ऐसा लगता मानो समय खुद भी थक गया हो। चल तो रहा है, पर कुछ बदल नहीं पा रहा। फिर भी भीतर कहीं एक धीमी तैयारी चल रही थी, जैसे धरती के नीचे बीज चुपचाप अंकुर बनने की प्रतीक्षा करता है। लोगों को शायद अभी पता नहीं था, पर इतिहास उनके आसपास ही आकार ले रहा था। साधारण दिखने वाले दिन, साधारण दिखने वाले लोग और साधारण सी लगने वाली पीड़ा, यही सब मिलकर
एक ऐसी कहानी की शुरुआत कर रहे थे जो आगे चलकर पूरे देश की दिशा बदल देगी। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इसी शांत और पीड़ित चंपारण से सत्य और साहस की ऐसी आवाज उठेगी जो दूर दूर तक सुनाई देगी। अभी सब कुछ वैसा ही था, डर भी, मजबूरी भी और संघर्ष भी। पर किसी गहरे स्तर पर कुछ बदलने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। जैसे लंबी रात के बाद सूरज उगने से पहले क्षितिज बहुत धीरे धीरे उजाला पकड़ता है, वैसे ही चंपारण की अंधेरी जिंदगी में भी एक अदृश्य उजाला जन्म ले रहा था। कोई उसे साफ साफ देख नहीं पा रहा था, पर महसूस जरूर किया जा सकता था कि ये अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहेगा। यही एहसास आने वाले समय की सबसे पहली आहट था। चंपारण की पीड़ा भले ही वर्षों पुरानी थी, पर हर दिन वो नई लगती थी। खेतों में काम करते किसानों के चेहरों पर थकान के साथ एक अनकहा सवाल भी रहता, क्या ये जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा? अधिकांश लोग इस सवाल को मन में दबाकर फिर से काम में लग जाते, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके हिस्से में शायद यही लिखा है। लेकिन हर समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लिखी हुई किस्मत को अंतिम सत्य मानने से इनकार कर देते हैं। चंपारण की मिट्टी में भी ऐसा ही एक संकल्प धीरे धीरे आकार ले रहा था। राजकुमार शुक्ल का जीवन भी बाकी किसानों की तरह कठिनाइयों से भरा था, मगर उनके भीतर एक बेचैनी थी जो उन्हें चैन से बैठने नहीं देती थी। वे जब अपने आसपास के लोगों को चुपचाप अन्याय सहते देखते तो उनका मन भीतर तक हिल जाता। उन्हें लगता था कि यदि आवाज उठाने की कोशिश ही न की जाए तो अन्याय कभी खत्म नहीं होगा। यही विचार उन्हें सामान्य जीवन की सीमाओं से बाहर धकेलने लगा। वे समझ चुके थे कि इस संघर्ष को अकेले लड़ना संभव नहीं है। इसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसकी बात दूर तक सुनी जाए, जो डर से नहीं बल्कि सत्य से ताकत लेता हो। उसी समय देश के अलग अलग हिस्सों में एक नाम धीरे धीरे लोगों के बीच विश्वास बनकर फैल रहा था, मोहनदास करमचंद गांधी। दक्षिण अफ्रीका से लौटे इस साधारण से दिखने वाले व्यक्ति ने यह साबित किया था कि बिना हिंसा के भी अन्याय को चुनौती दी जा सकती है। शुक्ल ने जब उनके बारे में सुना तो उनके मन में एक आशा जगी, शायद यही वो व्यक्ति है जो चंपारण के किसानों की पीड़ा को समझ पाएंगे। यह आशा इतनी गहरी थी कि उन्होंने ठान लिया कि चाहे जितनी कठिनाई आए, वे गांधी जी तक पहुंचकर रहेंगे। ये यात्रा आसान नहीं थी। एक गरीब किसान के लिए बड़े नेताओं से मिलना लगभग असंभव जैसा था। फिर भी शुक्ल ने हार नहीं मानी। वे जगह जगह गांधी जी के पीछे जाते, सभाओं में इंतजार करते, लोगों से रास्ता पूछते और हर बार वही विनती दोहराते, चंपारण आइए, हमारे दुख को देखिए। कई बार उन्हें टाल दिया जाता, कई बार अनसुना कर दिया जाता, पर उनकी जिद टूटती नहीं थी। उनके भीतर केवल अपना दर्द नहीं था, बल्कि हजारों किसानों की आवाज थी, और वही आवाज उन्हें आगे बढ़ाती रही। आखिर वो क्षण भी आया जब गांधी जी ने उनकी बात को गंभीरता से सुना। शुक्ल की आंखों में जो सच्चाई और पीड़ा थी, उसने शब्दों से ज्यादा असर किया। गांधी जी ने महसूस किया कि ये केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं, बल्कि एक पूरी व्यवस्था का अन्याय है। उन्होंने शांत स्वर में चंपारण आने का वचन दिया। ये वचन सुनते ही शुक्ल के भीतर जैसे वर्षों का बोझ हल्का हो गया। उन्हें लगा कि अब उनकी पुकार अकेली नहीं रही। जब ये खबर धीरे धीरे चंपारण पहुंची तो लोगों को पहले विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें लगा जैसे ये कोई सपना हो, कोई ऐसा व्यक्ति सचमुच आएगा जो उनकी बात सुनेगा। उम्मीद अभी भी बहुत नाजुक थी, पर वो जन्म ले चुकी थी। वर्षों के अंधेरे में पहली बार ऐसा लगा कि कहीं दूर कोई दीपक जल उठा है। गांधी जी की यात्रा केवल एक स्थान तक पहुंचना नहीं थी, वो एक नए विचार का चंपारण की धरती तक पहुंचना था। यह विचार था कि अन्याय के सामने झुकना अनिवार्य नहीं है और सत्य के साथ खड़ा होना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। लोगों ने शायद अभी इसे पूरी तरह समझा नहीं था, पर उनके मन में हलचल शुरू हो चुकी थी। दिन बीतते गए
और प्रतीक्षा गहराती गई। हर गुजरते पल के साथ उम्मीद और डर दोनों साथ साथ चलते रहे। क्या सचमुच कुछ बदलेगा या सब पहले जैसा ही रह जाएगा? इतिहास अक्सर ऐसे ही क्षणों में ठहरता हुआ सा लगता है, जैसे किसी बड़े परिवर्तन से पहले गहरी सांस ले रहा हो। चंपारण भी उसी सांस के बीच खड़ा था, अतीत की पीड़ा और भविष्य की संभावना के बीच। और बहुत जल्द वो क्षण आने वाला था जब प्रतीक्षा समाप्त होगी और एक नई कहानी सचमुच शुरू होगी। प्रतीक्षा के वे दिन धीरे धीरे समाप्त होने लगे और वो क्षण सचमुच सामने आ गया जब चंपारण की शांत धरती पर एक नया कदम पड़ा। सन 1917 की वो यात्रा केवल किसी व्यक्ति का आगमन नहीं थी, बल्कि जैसे उम्मीद खुद चलकर वहां पहुंची हो। जब लोगों ने सुना कि गांधी जी सचमुच चंपारण आ गए हैं, तो ये खबर हवा की तरह गांव गांव फैल गई। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि इतना बड़ा आदमी उनकी छोटी सी दुनिया में आया है, उनकी पीड़ा सुनने, समझने और शायद उसे बदलने के लिए। गांधी जी का रूप वैसा नहीं था जैसा लोग किसी बड़े नेता का सोचते थे। न कोई शाही ठाठ, न ऊंची आवाज, न डर पैदा करने वाली सत्ता। वे साधारण कपड़ों में शांत चाल से चलते हुए लोगों के बीच पहुंचे। यही सादगी सबसे पहले लोगों के दिल तक पहुंची। किसानों ने उनमें अपना सा कुछ महसूस किया, जैसे वे दूर से नहीं, उन्हीं के बीच से उठकर आए हों। लोग धीरे धीरे उनके पास आने लगे। पहले झिझक थी, फिर भरोसा बनने लगा। किसी ने अपनी जमीन छीनने की कहानी सुनाई, किसी ने मारपीट की, किसी ने कर्ज और भूख की। हर कहानी अलग थी, पर दर्द एक जैसा था। गांधी जी बिना टोके सब सुनते रहे। वे जल्दी में नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि सच्चाई को समझने के लिए धैर्य चाहिए। उनके साथ आए साथियों ने किसानों के बयान लिखने शुरू किए। पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसानों की आवाज सिर्फ हवा में खो नहीं रही थी, बल्कि शब्द बनकर दर्ज हो रही थी। ये सब देखकर अंग्रेज अधिकारियों की बेचैनी बढ़ने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि यह शांत सा दिखने वाला काम बहुत गहरा असर डाल सकता है। यदि किसानों का डर टूट गया तो उनकी सत्ता की जड़ें हिल जाएंगी। इसलिए आदेश आया कि गांधी जी तुरंत चंपारण छोड़ दें। ये आदेश कठोर था, पर उससे भी ज्यादा कठोर वो व्यवस्था थी जिसने वर्षों से लोगों को चुप रखा था। गांधी जी ने आदेश सुना, पर घबराए नहीं। उनके भीतर एक अलग तरह की शक्ति थी, जो क्रोध से नहीं, सत्य से जन्म लेती है। उन्होंने शांत शब्दों में कहा कि वे यहां लोगों की पीड़ा समझने आए हैं और बिना अपना काम पूरा किए नहीं जा सकते। ये विरोध शोर वाला नहीं था, पर उसकी गूंज बहुत दूर तक जाने वाली थी। मामला अदालत तक पहुंचा। जिस दिन उन्हें अदालत में पेश होना था, उस सुबह चंपारण ने एक अद्भुत दृश्य देखा। हजारों किसान चुपचाप वहां इकट्ठा हो गए। उनके हाथ खाली थे, पर दिल भरे हुए थे, डर से भी और उम्मीद से भी। वे कोई हिंसा नहीं चाहते थे, वे बस ये दिखाना चाहते थे कि वे अकेले नहीं हैं। गांधी जी ने उन्हें शांत रहने को कहा और सबने वैसा ही किया। ये अनुशासन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। अदालत के भीतर गांधी जी ने स्वीकार किया कि उन्होंने सरकारी आदेश का उल्लंघन किया है, पर यह उल्लंघन स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि नैतिक कर्तव्य के कारण था। उन्होंने कहा कि यदि ये अपराध है तो वे सजा के लिए तैयार है। ये सुनकर वातावरण बदल गया। यहां एक ऐसा व्यक्ति खड़ा था जो सजा से डर नहीं रहा था, क्योंकि उसके पास सच का सहारा था। न्यायाधीश दुविधा में पड़ गया। कानून एक बात कहता था और सामने खड़ी सच्चाई दूसरी। अंततः निर्णय टाल दिया गया और कुछ समय बाद मामला वापस ले लिया गया। यह केवल कानूनी घटना नहीं थी, ये डर पर साहस की और सत्ता पर सत्य की पहली स्पष्ट जीत थी। इस क्षण ने चंपारण के लोगों के भीतर कुछ गहराई से बदल दिया। उन्होंने पहली बार देखा कि बिना हिंसा के भी अन्याय के सामने खड़ा हुआ जा सकता है। उनके भीतर जो वर्षों से दबा हुआ आत्मविश्वास था, वो धीरे धीरे जागने लगा। अब वे केवल पीड़ित नहीं रहे,
वे अपनी कहानी के सहभागी बनने लगे। गांधी जी ने यही रुककर केवल विरोध नहीं किया, बल्कि जीवन को बदलने की शुरुआत भी की। गांवों में सफाई, शिक्षा और जागरूकता का काम शुरू हुआ। बच्चों को पढ़ाया जाने लगा, लोगों को स्वच्छता और एकता का महत्व समझाया गया। ये बदलाव छोटा दिखता था, पर असल में यही भविष्य की नींव था। क्योंकि सच्ची आजादी केवल कानून बदलने से नहीं आती, बल्कि सोच बदलने से आती है। चंपारण अब पहले जैसा नहीं रहा था। हवा वही थी, खेत वही थे, लोग वही थे, पर भीतर कुछ नया जन्म ले चुका था। ये नई भावना थी कि अन्याय स्थायी नहीं होता और सत्य की राह भले कठिन हो, पर अंततः वही रास्ता मंजिल तक ले जाता है। चंपारण की हवा अब पहले जैसी स्थिर नहीं रही थी। उसमें एक धीमी सी हलचल थी, जैसे लंबे समय से बंद पड़ा कोई दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। अदालत की उस घटना के बाद लोगों के मन में जो विश्वास जगा था, वो दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। किसान अब भी गरीब थे, उनकी कठिनाइयां तुरंत समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन उनके भीतर कुछ बदल चुका था, और वही बदलाव सबसे महत्वपूर्ण था। वर्षों से झुकी हुई पीठ अब थोड़ी सीधी होने लगी थी, और आंखों में पहली बार प्रश्न के साथ साथ साहस भी दिखाई देने लगा था। दूसरी ओर अंग्रेज सरकार के लिए यह स्थिति असहज थी। वे समझ रहे थे कि ये केवल एक छोटे जिले की समस्या नहीं रह गई है। यदि इस प्रकार की चेतना फैल गई तो उनका नियंत्रण कमजोर पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो बाहर से शांत दिखाई देता था, जांच समिति का गठन। ये निर्णय दबाव में लिया गया था, पर इसके भीतर एक अनकही स्वीकृति छिपी थी कि मामला अब अनदेखा नहीं किया जा सकता। जब समिति का काम शुरू हुआ तो पहली बार किसानों की आवाज को औपचारिक रूप से सुना जाने लगा। वे लोग जो पहले डर के कारण सच बोलने से कतराते थे, अब धीरे धीरे आगे आने लगे। कोई कांपती आवाज में अपनी कहानी कहता, कोई आंसू रोकते हुए वर्षों का दर्द बयान करता। हर गवाही केवल एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि पूरे चंपारण की सच्चाई थी। शब्द साधारण थे, पर उनके पीछे छिपा दुख असाधारण था। गांधी जी इस पूरी प्रक्रिया में शांत धैर्य के साथ उपस्थित रहे। उन्होंने न क्रोध दिखाया, न बदले की भावना। उनका विश्वास था कि सत्य को केवल सामने लाना है, बाकी काम वो स्वयं कर लेगा। यही विश्वास लोगों को भी शक्ति देता था। वे देखते थे कि बिना ऊंची आवाज के भी दृढ़ रहा जा सकता है, बिना हिंसा के भी अन्याय को चुनौती दी जा सकती है। समिति की कार्यवाही आगे बढ़ती गई और सच्चाई धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। ये छिपाना कठिन हो गया कि किसानों के साथ अन्याय हुआ था, कि 3 कठिया प्रथा ने उनकी स्वतंत्रता छीन ली थी, और कि जबरन नील की खेती ने उनके जीवन को कष्ट से भर दिया था। अंततः वो क्षण आया जब निर्णय सामने आया, 3 कठिया प्रथा को समाप्त किया जाएगा और किसानों को राहत दी जाएगी। ये शब्द सुनने में छोटे थे, पर उनके भीतर वर्षों की पीड़ा का उत्तर छिपा था। जब यह समाचार गांवों तक पहुंचा तो लोगों को कुछ पल के लिए विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें लगा जैसे कोई सपना सच हो गया हो। धीरे धीरे ये एहसास फैलने लगा कि अब वे अपनी जमीन पर अपनी इच्छा से खेती कर सकेंगे। ये केवल आर्थिक राहत नहीं थी, ये आत्मसम्मान की वापसी थी। कई आंखों में आंसू थे, पर वे दुख के नहीं, बल्कि एक लंबी प्रतीक्षा के अंत के आंसू थे। गांधी जी ने इस जीत को उत्सव की तरह नहीं देखा। उनके लिए यह केवल शुरुआत थी, एक संकेत कि सत्य की राह सही है। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि असली परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। यदि भय फिर लौट आया तो अन्याय भी लौट सकता है। इसलिए साहस और एकता को बनाए रखना उतना ही आवश्यक है जितना जीत हासिल करना। चंपारण की धरती पर अब एक नई शांति थी। ये वो शांति नहीं थी जो हार मान लेने से आती है, बल्कि वो शांति थी जो संघर्ष के बाद मिलती है। खेतों में फिर से नई फसलें बोई जाने लगी और हर बीज के साथ एक नई उम्मीद भी मिट्टी में उतरती गई। लोगों के जीवन में कठिनाइयां अभी भी थी,
पर अब वे अकेले नहीं महसूस करते थे। उन्हें पता था कि सत्य के साथ खड़े होने पर बदलाव संभव है। चंपारण में मिली उस पहली स्पष्ट जीत के बाद जैसे पूरे वातावरण का अर्थ बदल गया था। पहले जहां हर बातचीत में भय की छाया रहती थी, वही अब शब्दों में एक नई दृढ़ता सुनाई देने लगी थी। लोग अब भी साधारण जीवन जी रहे थे, उसी मिट्टी पर काम करते, उसी धूप में पसीना बहाते, उसी तरह दिन ढलने पर थके कदमों से घर लौटते। लेकिन उनके भीतर जो परिवर्तन आया था, वो किसी भी बाहरी बदलाव से कहीं अधिक गहरा था। ये परिवर्तन आत्मविश्वास का था, अपने अस्तित्व को पहचान लेने का था। धीरे धीरे ये एहसास फैलने लगा कि चंपारण की घटना केवल एक जिले की समस्या का समाधान नहीं थी। ये तो मानो एक संकेत था कि अगर सत्य और अहिंसा के साथ डटे रहा जाए तो सबसे कठोर व्यवस्था भी बदल सकती है। ये विचार लोगों के मन में बीज की तरह गिरा और फिर चुपचाप अंकुरित होने लगा। दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले लोग चंपारण की कहानी सुनते और भीतर ही भीतर सोचते कि क्या उनके जीवन में भी ऐसा परिवर्तन संभव है। इस तरह एक छोटे से स्थान की अनुभूति पूरे देश की चेतना से जुड़ने लगी। गांवों में शिक्षा का महत्व अब पहले से अधिक समझा जाने लगा था। माता पिता चाहते थे कि उनके बच्चे केवल वही जीवन न दोहराएं जो उन्होंने मजबूरी में जिया था। छोटे छोटे स्कूलों में बैठकर बच्चे अक्षर सीखते तो वो केवल पढ़ना लिखना नहीं होता था, वो भविष्य को नया आकार देने की शुरुआत होती थी। स्वच्छता, सहयोग और आत्मसम्मान जैसे विचार धीरे धीरे रोजमर्रा के व्यवहार का हिस्सा बनने लगे। ये परिवर्तन धीमा था पर स्थायी था, क्योंकि वो भीतर से उपजा था। देश के अन्य हिस्सों में भी हलचल तेज हो रही थी। कई किसान अपने अधिकारों की बात कर रहे थे, कई मजदूर संगठित होने लगे थे, कई नौजवान नए सपनों के साथ आगे बढ़ रहे थे। इन सब के बीच चंपारण की स्मृति एक शांत प्रेरणा की तरह मौजूद रहती, ये याद दिलाती हुई कि संघर्ष का रास्ता हिंसा से होकर ही नहीं गुजरता। धैर्य, एकता और सत्य भी उतने ही शक्तिशाली हो सकते हैं। यही विचार धीरे धीरे स्वतंत्रता आंदोलन की व्यापक धारा में घुलने लगा। समय के साथ कई नए संघर्ष सामने आए, कई कठिन मोड़ भी आए। कभी निराशा का क्षण भी आता जब लगता कि मंजिल बहुत दूर है, पर ऐसे हर क्षण में चंपारण की याद लोगों को संभाल लेती। वो मानो कहती कि परिवर्तन अचानक नहीं आता, वो छोटे छोटे साहसों से बनता है, अनगिनत धैर्यों से बनता है और उन लोगों की चुपचाप दृढ़ता से बनता है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। चंपारण के खेतों में अब जो फसलें लहलहाती थी, वे केवल अन्न नहीं थी, वे उस विश्वास की प्रतीक थी जो कठिन संघर्ष के बाद जन्मा था। जब हवा उन खेतों से गुजरती तो ऐसा लगता मानो वो अतीत की पीड़ा और वर्तमान की आशा दोनों को साथ लेकर चल रही हो। यही संगम किसी भी समाज को आगे बढ़ने की शक्ति देता है। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा कि चंपारण की असली उपलब्धि केवल एक अन्यायपूर्ण प्रथा का अंत नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी देन ये थी कि उसने साधारण लोगों को ये विश्वास दिलाया कि वे इतिहास के दर्शक भर नहीं हैं, बल्कि उसके निर्माता भी हो सकते हैं। जब ये भावना जागती है, तब समाज का भविष्य बदलने लगता है और इसी बदलती चेतना के साथ देश स्वतंत्रता की ओर बढ़ता गया। धीरे, कठिनाई से, पर निरंतर। हर संघर्ष, हर त्याग, हर सत्याग्रह उस सुबह को थोड़ा और निकट लाता गया जिसका सपना पीढ़ियों ने देखा था। उस लंबी यात्रा में चंपारण एक शुरुआती प्रकाश स्तंभ की तरह खड़ा रहा, जो रास्ता भी दिखाता था और ये भरोसा भी देता था कि अंधेरा स्थायी नहीं होता। समय जब अपनी सबसे लंबी यात्राएं पूरी करता है, तब वो पीछे मुड़कर शोर नहीं देखता। वो उन शांत क्षणों को देखता है जहां वास्तविक परिवर्तन जन्म लेता है। चंपारण की कथा भी अंततः ऐसे ही एक शांत सत्य में आकर ठहरती है। यहां कोई विजयी नारा नहीं गूंजता, कोई उत्सव की चकाचौंध नहीं है। फिर भी एक गहरी अनुभूति है कि मनुष्य की आत्मा ने अपने भीतर कुछ महत्वपूर्ण खोज लिया है। ये खोज बाहरी सत्ता को हराने की नहीं,
बल्कि भीतर के भय को जीतने की है। चंपारण ने यह दिखाया कि अन्याय केवल कानूनों में नहीं होता, वो आदतों में भी बस जाता है। चुप रहने की आदत, झुक जाने की आदत, ये मान लेने की आदत कि कुछ बदला नहीं जा सकता। और जब सत्याग्रह जन्म लेता है तो वो सबसे पहले इन्हीं अदृश्य जंजीरों को तोड़ता है। जैसे ही मनुष्य अपने भीतर ये विश्वास महसूस करता है कि वो असहाय नहीं है, उसी क्षण इतिहास की दिशा बदलने लगती है। यही वो मौन क्रांति थी जिसने चंपारण को एक साधारण घटना से उठाकर एक शाश्वत संदेश बना दिया। इस अंतिम परत में आकर कहानी व्यक्ति से ऊपर उठ जाती है। यहां न केवल किसानों का दुख है, न केवल एक नेता का साहस। यहां मानवता का वो साझा अनुभव है जिसमें पीड़ा भी है, धैर्य भी और आशा भी। समय के साथ नाम धुंधले हो सकते हैं, स्थान बदल सकते हैं, परिस्थितियां नई हो सकती हैं, पर यह अनुभव नहीं बदलता कि सत्य अंततः मनुष्य को भीतर से मुक्त करता है। यही मुक्ति सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। जब हम इस कथा को दूर से देखते हैं तो समझ में आता है कि इतिहास की सबसे गहरी जीतें अक्सर सबसे शांत होती है। वे तलवारों की चमक से नहीं, बल्कि अंतःकरण की रोशनी से लिखी जाती है। चंपारण में भी यही हुआ। एक ऐसा प्रकाश जला जो केवल उस समय के अंधेरे को नहीं मिटाता, बल्कि आने वाले युगों के लिए दिशा बन जाता है। इसलिए यह घटना समाप्त होकर भी समाप्त नहीं होती। ये हर उस क्षण में जीवित रहती है जब कोई मनुष्य अन्याय के सामने सत्य का मार्ग चुनता है। शायद इसी कारण इस कहानी का अंतिम अर्थ शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता। ये एक अनुभूति है, धीमी, गहरी और स्थायी। जैसे सुबह की पहली किरण बिना शोर किए अंधेरे को पीछे छोड़ देती है, वैसे ही सत्य धीरे धीरे भय को पराजित कर देता है। और जब भय हटता है तभी मनुष्य सचमुच जीना शुरू करता है। चंपारण की धरती पर बोया गया वो बीज अब केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, वो चेतना का हिस्सा बन चुका है। वो हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन किसी एक समय की संपत्ति नहीं होता। हर पीढ़ी को अपना सत्याग्रह खोजना पड़ता है, अपने भीतर के डर से लड़ना पड़ता है और अपने समय के अन्याय के सामने खड़ा होना पड़ता है। यही निरंतरता इस कथा को अनंत बनाती है। अंत में बचता है केवल एक शांत विश्वास कि संसार चाहे जितना बदल जाए, सत्य और करुणा की शक्ति कभी पुरानी नहीं होती। वे हर युग में नए रूप में जन्म लेती है और मनुष्य को फिर से मनुष्य बनना सिखाती है। चंपारण इसी शाश्वत शिक्षा का नाम है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही भावुक प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में।